आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे जासूस की जिनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही राष्ट्रीय सुरक्षा के गलियारों में एक अलग ही, कह सकते हैं, सम्मान और रहस्य की लहर दौड़ जाती है। याद है ये तारीख? 28 सितंबर 2016। ये वो दिन था जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ने एक बहुत बड़ी करवट ली थी। दशकों से चली आ रही स्ट्रेटेजिक प्रूडेंस या कहें रणनीतिक विवेक की नीति, जिसमें संयम को तवज्जो दी जाती थी, वो बदल गई। एलओसी के पार हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि ये एक नया भारत है, एक मुखर भारत। तो जाहिर है सवाल उठता है कि इस हिम्मत भरे इस नए नजरिए के पीछे आखिर सोच किसकी थी? कौन था वो मास्टरमाइंड? जी हां, वो शख्स थे अजीत डोभाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और एक ऐसे जासूस जिनकी जिंदगी की कहानी किसी भी थ्रिलर नॉवेल को टक्कर दे सकती है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। और इनकी कहानी की शुरुआत किसी बड़े खुफिया ऑपरेशन से नहीं, बल्कि उत्तराखंड के शांत पहाड़ों से होती है। यहीं पर उनके असाधारण भविष्य की नींव रखी गई थी। देखिए, 1945 में गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। पिता आर्मी में थे, तो जाहिर है अनुशासन तो खून में ही था। पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। 1968 में आईपीएस ज्वाइन किया, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। पुलिस सर्विस में ज्यादा दिन नहीं रहे और बहुत जल्द ही वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का हिस्सा बन गए और यहीं से उनकी वो यात्रा शुरू हुई जिसके लिए आज हम उन्हें जानते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है एक लेजेंड का बनना। एक अंडरकवर फील्ड एजेंट के तौर पर डोभाल ने ऐसे ऐसे खतरनाक और जरूरी मिशनों को अंजाम दिए जिन्होंने उनकी एक अलग ही पहचान बना दी। बात है 1970 के दशक की। उस वक्त मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट का विद्रोह अपने चरम पर था। माहौल बहुत तनावपूर्ण और खतरनाक था और ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए भेजा गया अजीत डोभाल को। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद उस विद्रोही नेता लालडेंगा के हैं। सोचिए, डोभाल के असर का क्या आलम रहा होगा। उन्होंने उस संगठन के अंदर ऐसी सेंध लगाई कि उसके टॉप कमांडरों को ही तोड़ दिया। आखिरकार लालडेंगा को शांति समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। ये उनकी रणनीति और कह सकते हैं लोगों को अपनी बात मनवाने के काबिलियत का एक जबरदस्त उदाहरण है। अब आते हैं उनके एक और बड़े मिशन पर, जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आतंकवादियों से भरे स्वर्ण मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर की पक्की खबर कैसे मिले। डोभाल ने जो किया वो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। वो एक पाकिस्तानी एजेंट का भेस बदलकर सीधे आतंकवादियों के बीच उनके गढ़ में पहुंच गए। वहां से उन्होंने वो सारी जरूरी जानकारी जुटाई जिसकी बदौलत सिक्योरिटी फोर्सेज ने बिना किसी बड़े नुकसान के इस ऑपरेशन को पूरा किया। मतलब ये वाकई एक बहुत ही दिलेरी वाला कदम था और इसी बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि कीर्ति चक्र एक मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है जो आमतौर पर सिर्फ सेना के जवानों को दिया जाता है। एक पुलिस अफसर को यह सम्मान मिलना ही बताता है कि वो मिशन कितना खतरनाक और कितना सफल रहा। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सिक्किम का भारत में विलय हो या फिर पाकिस्तान में 6 साल तक अंडरकवर रहना, हर जगह उनकी भूमिका अहम रही है। यही नहीं, 1990 में उन्होंने कश्मीरी उग्रवादियों को भारत के पक्ष में लाने का काम किया। और किसे याद नहीं होगा 1999 का कंधार हाईजैक। उस दौरान भी वो मुख्य वार्ताकार थे। उनका फील्ड एक्सपीरियंस सच में लाजवाब था। तो फील्ड से निकलकर अब डोभाल हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने सारे तजुर्बे का इस्तेमाल भारत के इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर को, उसकी पूरी संरचना को एक नया आकार देने में किया। अब वो सिर्फ एक एजेंट नहीं थे, बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक रणनीतिकार बन चुके थे। देखिए, वो सिर्फ एक फील्ड एजेंट नहीं थे, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। उन्होंने मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस यानी JTFI की नींव रखी। इसका मकसद साफ था कि सारी अलग अलग एजेंसियां आपस में रियल टाइम में जानकारी शेयर करें। इसके अलावा उन्होंने पोटा जैसे सख्त एंटी टेरर कानूनों की भी पैरवी की। और फिर साल आया 2014, जब उन्होंने अपना सबसे ताकतवर पद संभाला, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का। और यहीं पर उनकी वो आक्रामक सुरक्षा नीति, जिसे आज डोभाल डॉक्ट्रीन के नाम से जाना जाता है, पूरी तरह से एक्शन में आई।
एनएसए बनते ही उन्होंने तेजी से काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो इराक में आईएसआईएस के चंगुल में फंसी 46 नर्सेस को वापस लाने का मिशन हो, या 2015 में म्यांमार में हुआ क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, या फिर 2016 की वो सर्जिकल स्ट्राइक। हर एक्शन में बदलाव साफ नजर आ रहा था। तो ये बदलाव था क्या? ये बदलाव था रणनीतिक विवेक से आक्रामक रक्षा की तरफ। मतलब अब इंतजार नहीं करना है, अब प्रोएक्टिव एक्शन लेना है। रिएक्ट करने की जगह सक्रिय कार्रवाई करनी है। डोभाल का फलसफा बिल्कुल साफ था, भारत अब अपनी ताकत से कमजोर का मुक्का नहीं मारेगा। और उनकी इसी नई नीति का निचोड़ इस एक लाइन में है जो उन्होंने सीमा सुरक्षा बल को कही थी। उनकी तरफ से चलाई गई एक गोली के लिए आप 2 से जवाब दें। संदेश बिल्कुल साफ था, बॉर्डर पर अब किसी भी हरकत का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। तो आखिर में सवाल आता है डोभाल डॉक्ट्रिन की विरासत का। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोच है, एक फलसफा है, जिसने भारत की नेशनल सिक्योरिटी और विदेश नीति को कह सकते हैं कि फिर से लिखा है। डोभाल के ही शब्दों में अगर कहें तो उनकी सोच का पूरा सार इसमें है। वो कहते हैं, भारत की एक मानसिकता है कि जहां वो मारता है वो अपनी क्षमता से कम प्रहार करता है। हमें अपना वजन बढ़ाना है और उसी अनुपात में प्रहार करना है। मतलब साफ था, उनका मानना था कि भारत को अपनी असली ताकत को समझना होगा और दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी उसी हिसाब से करना होगा। तो एक अंडरकवर एजेंट से लेकर भारत की सुरक्षा नीति के आर्किटेक्ट तक अजीत डोभाल का सफर वाकई असाधारण रहा है। उनकी विरासत में हमें एक ज्यादा मजबूत, एक ज्यादा मुखर भारत दिखाई देता है। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि उनकी इस आक्रामक रक्षा की नीति का भारत के भविष्य पर लंबा असर क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।